सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। मेरा नाम है तंजोत सिंह। हम ऑलरेडी जेके जीके सीरीज अपनी स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे हमने काफ़ी लेक्चर्स कर लिए थे जेके जीके सीरीज के। और उन लेक्चर्स के बाद हमने की थी अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट, जहां पे मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स के एमसीक्यू भी करवा दिए थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे जेके जीके सीरीज में कल्चर एंड हेरिटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि लगभग 90 से ज़्यादा एमसीक्यूज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पूरा ही कल्चर और हेरिटेज को हम कवर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए मेरे साथ स्टडी करते हैं आज एमसीक्यूज ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन है कि जो पश्मीना यान है वो जो स्पन है वो किसके हेयर से बना हुआ है। तो ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था, छमदंगी गोट है जिसके हेयर से क्या बनती है, पश्मीना शॉल बनती है। इसी को हम कहते थे केल गोट, और इसी का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नाम था कैप्रा हिरकस। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर हमारा क्या बन गया, देयरफॉर पार्ट सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द वीमेन ऑफ कश्मीर परफॉर्म ए ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड एज। तो आपको मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में कि जो ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो प्रोमिनेंटली वीमेन के थ्रू किया जाता है, जो पीछे हाथ बांध के कभी आगे कभी पीछे दो या दो से ज्यादा लड़कियां जब ग्रुप में डांस करती हैं, उस डांस का क्या नाम है। तो उसका नाम है रौफ, और ये बड़ा ही फेमस डांस है कश्मीर का। ये वेडिंग्स पे भी किया जाता है और आम तौर पे खुशियों में भी मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज की ओर। सो थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन ए मेरा आंसर, दैट इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर कौन है, वो है जियान उल आबिदीन। अगर आपको पूछ लें या ऑप्शन में जियान उल आबिदीन की जगह बौद्ध शाह लिखा हो, तब भी आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं को बौद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता था। मोर ओवर ये हमारे 8th सुल्तान थे कश्मीर के। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपका हमेशा आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज जियान उल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैतूश किंग ऑफ वूल इज ऑल्सो नोन एज। अब शैतूश को किंग ऑफ वूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट वूल है कि बड़ा सा शॉल इसका एक छोटी सी रिंग के थ्रू पास हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है किंग ऑफ वूल। तो अगर आपको आ जाए कि शैतूश किंग ऑफ वूल, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, दैट इज इट द होल शॉल कैन इवन पास थ्रू ए सिंगल रिंग। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिंग शॉल। क्या कहा जाता है, रिंग शॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी म्यूजिक केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान इन विच सेंचुरी। तो जो सूफी म्यूजिक है या सूफी कल्चर भी जो है वो ईरान से जो आया है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, तो वो कौन सी सेंचुरी में आया था। द आंसर वुड बी ए, दैट इज 16th सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 16th सेंचुरी है। आइए आगे चलते हैं। आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ कांगड़ी। कांगड़ी आपको पता है क्या होती है, विकर से बनी होती है, फेरन के अंदर या फिर कंबल के अंदर रख के यूज की जाती है। सर्दियों में उससे हाथ सेके जाते हैं, गर्मैश के लिए हम यूज करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कांगड़ी, दैट इज एन अर्थन पॉट वोवन अराउंड विद विकर यूज्ड बाय कश्मीरीज बिनीथ देयर फेरन is inspired from, that is the concept of कांगड़ी is inspired from। तो इसका आंसर है इटली। ये कंसेप्ट हमने कहां से इंस्पायर होके लिया है, तो हमने ये कंसेप्ट इटली से इंस्पायर होके लिया है। देयरफॉर इसका आंसर क्या बनता है, पार्ट सी, दैट इज इटली। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट मेंशन इन द शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां से भी आपके पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में है, तो आंसर बनेगा 8th शेड्यूल, फाइन। फिर पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल के अंदर नहीं आती। तो पहले आपको पता होना चाहिए
कश्मीरी हमारी 8th शेड्यूल में आती है, डोगरी भी आती है, डोगरी तो लेटेस्ट ऐड हुई थी, मैथिली, बोडो, संथली और डोगरी ये 2003 की अमेंडमेंट में सारी ऐड हुई थी। उर्दू भी हमारी शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, पर 8th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में पहाड़ी लैंग्वेज नहीं आती। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया डी, दैट इज पहाड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवा किश्तवाड़ रीजन। तो ये एक फेस्टिवल की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि भद्रवा किश्तवाड़ रीजन में इनमें से प्रोमिनेंटली कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो है तिहाड़ फेस्टिवल। तिहाड़ फेस्टिवल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये सांपों की या स्नेक्स की पूजा की जाती है और फ्लावर्स की या फिर राइस की ऑफरिंग्स भी दी जाती हैं। फ्लावर्स की या फिर राइस की ऑफरिंग्स भी दी जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? प्रोमिनेंटली तिहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ऐसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द अटायर ऑफ द डांसर्स हैज अ रिजेम्बलेंस विद द ड्रेस दैट इज worn बाय कथक डांसर्स। तो मतलब कि जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा डांस है जिस डांस के जो कपड़े हैं या जिस डांस का जो पहनावा है, जो कपड़े पहन के वो डांस किया जाता है, वो कौन से दूसरे डांस के साथ मिलता है, रिजेंबल करता है। तो देखो कथक डांसेस, तो वो कथक डांसेस के साथ कौन सा रिजेंबल करता है? तो रौफ तो नहीं करता जो लड़कियां करती हैं, बच्चा नगमा भी नहीं करता, ठीक है, कुद गीतरू। सो कुद एक ऐसा डांस है जम्मू कश्मीर का जो रिजेंबल करता है कथक डांस की तरह, क्योंकि लगभग जो कुद में कपड़े पहने जाते हैं ऐसे फैलाव वाले कपड़े होते हैं और लगभग जो कथक में पहने जाते हैं वो समवट सेम ही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे J&K का जो प्रोमिनेंट डांस है कुद, जो प्रोमिनेंटली लोक देवतास के लिए परफॉर्म किया जाता है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है, तो जो कुद डांस है जो लोक देवतास के लिए या फिर लोकल डाइटीज के लिए परफॉर्म किया जाता है, 20 से 30 बंदे जिसे परफॉर्म करते हैं, प्रोमिनेंटली रात को किया जाता है पर दिन को भी कर सकते हैं। तो ये जो कुद डांस है, इसके जो कपड़े पहने जाते हैं या फिर इसका जो पहनावा है वो किससे मिलता है? वो कथक डांस से मिलता है, जो कि कहाँ का डांस है? यूपी का डांस है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? कुद डांस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पॉपुलर अगर मैं बताऊंगा तो वही रौफ ही पॉपुलर है जो लड़कियां करती हैं, मैंने आपको बताया खुशियों पे किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ए, रौफ। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग किंग वाज द ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो म्यूजिक को किसने बढ़ावा दिया जम्मू एंड कश्मीर ने, ऐसे कौन से किंग थे? तो वो फिर से हमारे थे बोधशाह, दैट इज 8th सुल्तान, द नेम इज जियानुल आबिदीन। फाइन, तो इसका आंसर बनता है पार्ट बी। द म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो म्यूजिक है जम्मू कश्मीर का, क्वेश्चन ये पूछ रही है कि ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। आपको मैं बताता हूं, देखो मान लो ये जम्मू कश्मीर है, प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर। अर्ली टाइम पे यहाँ पे एरिया था सिंध, ठीक, यहाँ पे आ गया आपका वो जो आज प्रेजेंट अफगानिस्तान है, प्रेजेंट ईरान, प्रेजेंट इराक, देन टर्की एंड देन अदर कंट्रीज। तो ये जितना भी एरिया था ना, जितना भी एरिया था ये वाला, ये सारा एरिया मिडिवल पीरियड के दौरान यहाँ पे इन्वेड करता है, यहाँ पे इन्वेड करता है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पर्शिया था, तो पर्शिया पूरा का पूरा मिडिवल सेंचुरी में, मिडिवल इंडिया में यहाँ पे इन्वेड करता है, यहाँ आके ये लोग बसते हैं, तो कल्चर इस एरिया का और इस एरिया का एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए सारा का सारा पर्शियन कल्चर, चाहे कल्चर हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कल्चर हो, चाहे आर्ट हो, उनका सारा का सारा हमारा किसके साथ रिजेंबल करता है? पर्शिया के साथ रिजेंबल करता है। ठीक, जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेड करती है या वहां जाती है तो उनका आपस में कल्चर भी शेयर होता है, म्यूजिक भी शेयर होता है, डांसेस भी शेयर होते हैं, हर तरह की चीजें उनकी आपस में एक्सचेंज होती हैं। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का कल्चर है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होके आया है? वो आया है पर्शिया से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में या फिर मिडिवल हिस्ट्री में हमारे ये वाले जो देश थे, इन्होंने इंडिया में आके क्या किया था? कब्जा किया था।
तो इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, दैट इज पर्शिया। और फिर पर्शिया म्यूजिक हो, चाहे कल्चर हो, चाहे आर्ट हो, आंसर क्या बन जाता है, पर्शियन। फाइन, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड बाय ज़ियानुल आबिदीन इन कश्मीर फ्रॉम अफगानिस्तान। सो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंटली कह रहे हैं अफगानिस्तान से इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़ियान उल आबिदीन लेके आए थे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये रबाब है बच्चों। तो जो रबाब है, माना जाता है कि अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, जो इससे ऊपर है, तुर्कमेनिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली रबाब बजाया जाता था। तो इसलिए रबाब ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमने कहां से लाया है, या फिर जो ज़ियानुल आबिदीन है वो कहां से लेके आए थे, दैट इज अफगानिस्तान से। सितार जो है वो ईरान से आया था, ठीक है। संतूर भी ईरान से आया था। संतूर आपको पता होगा, वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जो ऐड भी आती है, वाह ताज, वाह वाह ताज। इसी तरह से तुम्बक नारी क्या है, अगर किसी के लिए तुम्बक नारी नया इंस्ट्रूमेंट लग रहा है तो मैं बता दूं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, मतलब कि सुराही शेप्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, सुराही शेप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं तुम्बक नारी। इसका रिजेंबलेंस किया जाता है सुराही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईरान से। तो मान सकते हैं ये तीनों के तीनों कहां से आए हैं बच्चे, ईरान से आए हैं। जबकि हमारा रबाब कहां से आया है, अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, फिर इसका आंसर बन जाता है हमारा रबाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सूफियाना कलाम केम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि सारा का सारा कल्चर हमारा पर्शिया, दैट इज ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब कंट्रीज से मैच करता है, क्योंकि यहीं के इन्वेडर्स इंडिया में आके इन्वेड करते हैं एक टाइम पे, और कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, डांस सब एक्सचेंज होता है, लाइफस्टाइल तक। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या बन गया, वेरी सिंपल, दैट इज अगेन पर्शिया इसका आंसर बन जाता है। चलते हैं आगे। द पेंटिंग्स ऑफ रसमंजारी कॉल्ड बुके ऑफ डिलाइट वॉज पेंटेड बाय, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा। दैट इज जो रसमंजारी वाली पेंटिंग है, बड़ी ही फेमस पेंटिंग है, तो इनको किसने पेंट किया था, इसका आंसर बन जाता है हमारा इसका आंसर बन जाता है देवीदास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ यूनिक पोजीशन अमंग कश्मीर टेक्सटाइल इज हेल्ड बाय सेलिब्रेटेड शॉल्स नोन एज। तो यूनिक पोजीशन कौन सी है, नोन एज पश्मीना। इसकी बड़ी यूनिक पोजीशन जिसकी पश्मीना शॉल की है, बड़ा ही महंगा शॉल होता है पश्मीने का शॉल, और बड़ा ही पतला शॉल होता है। पर इसकी करेक्टर या फिर इसकी खासियत ये है कि ज़्यादा पतला होते हुए बावजूद, इसके बावजूद ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि कहने की बात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म शॉल होता है और हल्का और पतला होता है, बड़ा कॉस्टली शॉल है पश्मीना शॉल। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ये केल गोट जिसको कैप्रा हिरकस के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं, तो ये उस शीप के बालों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल्स इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय GI टैग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शॉल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल्स इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय GI टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में इनमें से कौन सा शॉल है जो प्रोटेक्टेड नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, इसमें और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन को याद ही कर लें। लगभग 7 से 8 ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि GI टैग में एनलिस्टेड हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे कानी शॉल्स, इनको भी GI टैग मिला हुआ है। वो है हमारे पश्मीना शॉल्स, इनको भी GI टैग मिला हुआ है। फिर हमारे सोजनी शॉल्स, इनको भी GI टैग मिला हुआ है। सोजनी आपको मैं बता दूं, बड़े ही कॉस्टली शॉल्स होते हैं, और माना जाता है कभी कभी 2 से 3 साल लग जाते हैं सिर्फ एक शाल को बनाने के लिए। अगर आप मेरी कल्चर और हेरिटेज वाली वीडियो देखेंगे
जो ऑलरेडी हमारी जेके जीके सीरीज में है, वहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आप ये MCQs मेरे साथ कोई नया बच्चा डिस्कस कर रहा है, तो मैं ये इंसिस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, सो दैट आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप MCQs अटैम्प्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा और पेपर में भी आपकी हेल्प होएगी। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, कानी शॉल्स भी हमारे GI टैग में है, पश्मीना शॉल्स भी हैं, सोजनी शॉल्स भी हैं, फिर हमारे रिंग शॉल भी है जो हमने अभी पढ़ा, रिंग शॉल दैट इज किंग ऑफ वूल जिसे कहते हैं, जो एक रिंग से भी गुजर जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं, हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं कश्मीर के, वो भी हमारे GI टैग के अंदर कवर हो जाते हैं। उसके अलावा खत्म बंद जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेमस वुड वर्क है, वो भी हमारा GI टैग के अंदर कवर होता है। तो आपने देखा कैसे 7 से 8 हमारे ऐसे काम है या ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो ऑलरेडी GI टैग में एनलिस्टेड हो चुके हैं। तो कश्मीर से इन चीज़ों के बारे में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर इसी क्वेश्चन पे मैं फोकस करूं तो कानी शाल तो है, पश्मीना शॉल भी है, सोजनी शॉल भी है, पर रफल शॉल इसमें नहीं आता। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो रफल शाल है वो इसमें नहीं आता, इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया दैट इज पार्ट सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कारपेट्स तो जो आज GI टैग में आ गए हैं, इन्हीं का क्वेश्चन पूछा है कि इसको अल्टीमेटली या प्रीवियसली इंट्रोड्यूस किसने किया था J&K में। अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी जियान उल आबिदीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोधशाह। फाइन, ये भी हो गया। चलते हैं आगे, विच अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट खत्म बंद। तो खत्म बंद जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी की एक वुड वर्क है। एक्चुअली क्या है, हमारे घरों में या कश्मीर में ज़्यादातर घरों में जो फॉल सीलिंग की जाती है वो लकड़ी की जाती है, खासकर वॉलनट वुड से की जाती है। बड़ी ही प्रोमिनेंट ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वुड की जो हम यूज़ करते हैं अपनी सीलिंग्स में, कश्मीर के घरों में ज़्यादातर उसे कहते हैं खत्म बंद। क्या कहते हैं उसे, खत्म बंद। इवन की जामा मस्जिद में श्रीनगर में और कई और ज़्यादा प्रोमिनेंट जगहों पे भी खत्म बंद को यूज़ किया गया है, बड़ी ही ब्यूटीफुल होती है। तो ये क्वेश्चन वही पूछा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट खत्म बंद, तो ऑब्वियसली इट इज़ ए कश्मीरी वुड वर्क, इट इज़ ए कश्मीरी वुड वर्क, बिकॉज ये वुड वर्क कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर सीलिंग्स में किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर बनता है पार्ट बी, दैट इज कश्मीर वुड वर्क। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी वर्क तो है नहीं, वूल वर्क भी नहीं है, और केव पेंटिंग्स की बात भी इसमें कोई नहीं की गई है। तो इसका आंसर दैट इज खत्म बंद किससे रिलेटेड है, वो है हमारे कश्मीरी वुड वर्क से रिलेटेड। देयरफॉर द आंसर बिकम्स पार्ट सी। पार्ट बी, सुभारधार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो सुभारधार मेला लग रहा है जम्मू कश्मीर में, ये कौन से एरिया में लगता है, तो इसका आंसर है भदरवा। भदरवा एरिया है, दैट इज डी पार्ट, जहां पे हमारा सुभारधार मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। पर्पल रेवोल्यूशन दैट रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर प्लांट विच इज नोन फॉर इट्स अरोमा, दैट इज लेवेंडर प्लांट के लिए जो अपनी खुशबू के लिए माना जाता है। नाउ रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जजिंदर सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, 2002 का सबसे फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल भी कहाँ होने वाला है, अगेन इन भदरवा। तो आंसर क्या बन जाता है इसका भी, भदरवा। Then next question, which of the following folk dances is not performed in UT of Jammu and Kashmir। तो आपको पता है रॉफ डांस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर लिया, वन ऑफ द प्रोमिनेंट डांसेस, तो ये तो किया ही जाता है। विंगी नाचन या बच्चा नगमा, ये सब डांसेस भी जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट डांसेस में है। बच्चा नगमा जो हाफिज नगमा को रिप्लेस करके लाया गया था बाय प्रताप सिंह जी, ऑलरेडी मैंने आपको अपनी वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वो पहले वीडियो देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली गरबा ही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाता, और हमें पता ही है गरबा, डांडिया रास, कूडो, टिपानी, भवाई, ये सब किसके प्रोमिनेंट डांसेस हैं, ये प्रोमिनेंट डांसेस हैं हमारे गुजरात के। तो ये है गुजरात का डांस। देयरफॉर इन ऑप्शंस में से यही मेरा सही ऑप्शन बन जाता है, दैट इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन भद्रवाह किश्तवाड़ रीजन। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तिहाड़ फेस्टिवल जहाँ नागों की पूजा की जाती है और फ्लावर्स या फिर राइस की ऑफरिंग्स भी दी जाती हैं। नेक्स्ट है भजन सपोरी किससे एसोसिएटेड है। भजन सपोरी क्या है, फेमस संतूर प्लेयर। तो ये हमारे फेमस संतूर प्लेयर हैं, ये हमारे J&K से ही हैं, तो इसलिए इनका क्वेश्चन पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना और हमें आंसर आना भी बड़ा जरूरी है। देयरफॉर द आंसर बिकम्स ए, दैट इज संतूर। उसके बाद संतूर आपको मैं बता दूं, वो ताजमहल की जो एड आती है, बड़ी प्रोमिनेंट फेमस एड है, जिसमें ऐसे वो बोल रहे होते हैं वाह ताज वाह वाह ताज, तो जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है वो यही संतूर इंस्ट्रूमेंट ही है। ओके, नेक्स्ट इज सुरमा क्या है, व्हाट इज सुरमा इन J&K कल्चर। तो सुरमा एक म्यूजिक है, एक डांस है। देखो क्या है, ये एक सॉन्ग है, एक सॉन्ग है कम डांस है, मतलब गाना भी गाया जाता है और नाचा भी जाता है। ये वो लड़कियां करती हैं जिनके हस्बैंड्स आर्मी में या फिर डिफेंस में कहीं दूर हैं और उन्हें उनसे मिलने की इच्छा है। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए जो वो डांस या म्यूजिक परफॉर्म करती हैं उसका नाम क्या है, सुरमा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड melancholy of a newly married bride whose groom has gone to war या फिर whose groom is away in the war। ओके, तो दोनों में क्या आंसर बन जाएगा हमारा, दैट इज द आंसर वुड बी सुरमा। सुरमा का मतलब वही है कि जब नई शादी में लड़का जो दूर आर्मी में या किसी सर्विस में चला जाता है, वो जो उसके लिए जो डांस किया जाता है, एंग्विश दिखाया जाता है उसकी वाइफ के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुरमा। ये हमने म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर बन जाता है डी पार्ट। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ऑफ श्रीनगर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, ये आया था हमारा, मैं ठीक कर देता हूं, ये आया था हमारा 8 ला दो बीच में, दैट इज 1898 में जम्मू एंड कश्मीर में एस्टैब्लिश हुआ था हमारा प्रताप सिंह म्यूजियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, इसमें लगभग 80,000 चीजें पड़ी हुई हैं देखने वाली। 80,000 चीजें जिस म्यूजियम में पड़ी है वो कितना प्रोमिनेंट बन जाता है, इस बात से ही पता चल जाता है। तो ये जो श्री प्रताप सिंह म्यूजियम है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1898 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वीद, व्हाट इज ट्वीद। अब ट्वीद क्या है, ये एक्चुअली एक वूल प्रोडक्ट है, पर सिर्फ ये बोल देना कि वूल प्रोडक्ट है आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। आप जो ज़्यादातर बच्चे या जो हमारे बुजुर्ग कोट पहनते हैं, है ना, सर्दियों में जो कोट पहनते हैं ऊपर, या बास्केट या कोट पहनते हैं जो वूल के बने होते हैं, और ऐसे वूल के कोट जिनका ऊन सामने खुरदुरा सा दिख रहा होता है ना, छोटी जैसे शीप के हेयर होते हैं, वैसे वो हल्का हल्का दिख रहा होता है उस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े को बोलते हैं ट्वीड। ज्यादातर इसके कोट्स बनते हैं या जैकेट्स बनते हैं, प्रोमिनेंटली इसके कोट्स बनाए जाते हैं। तो वो कौन सा कपड़ा हुआ, वो हुआ ट्वीड कपड़ा। तो इसलिए ट्वीड क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया सीधा कि ट्वीड क्या है, तो बच्चे ट्वीड क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली सर्दियों में पहनते हैं तो कॉटन का तो होएगा नहीं, सिल्क का तो होएगा नहीं, देयरफॉर इट इज अ वूल प्रोडक्ट। द आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वूल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज खत्म बंद। तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि खत्म बंद क्या है, जो सीलिंग्स में लकड़ी का काम किया जाता है खासकर वॉलनट वुड से, उसे हम कहते हैं खत्म बंद। तो ये क्या है, कश्मीरी वुड आर्ट। द आंसर इज ए पार्ट, व्हाट इज खत्म बंद, कश्मीरी वुड आर्ट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज कश्मीर कॉल्ड ड्यूरिंग ईरानियन इन्फ्लुएंस। तो जब ईरानियन इन्फ्लुएंस, दैट इज ईरान का इन्फ्लुएंस रहा या इराक का इन्फ्लुएंस रहा या पर्शियन इन्फ्लुएंस रहा, कहने का मतलब उस टाइम पे कश्मीर को क्या कहा जाता था, तो द आंसर इज ईरान शगीर या फिर लिटिल ईरान। ईरान शगीर या फिर लिटिल ईरान के नाम से उस टाइम पे क्या बोला जाता था, कश्मीर को बोला जाता था। तो देयरफॉर द आंसर बिकम्स बी पार्ट, दैट इज लिटिल ईरान और ईरान शगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पश्मीना yarn is spun from the hair of, already I told you that is a spun hair of चंगथंगी goat, also called as scale goat, also called as कैपरा हिरकस। आपको तीनों में से कोई भी नाम डाल देंगे तो आपका आंसर वही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वीमेन ऑफ कश्मीर परफॉर्म अ ट्रेडिशनल फोक डांस। जो ट्रेडिशनल फोक डांस हमारी वीमेन करती हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज रॉफ। सो चलते हैं आगे सीधा ही।
Who was the founder of Islam in Kashmir? Again, that is Ziyanul Abidin is the founder of Islam in Kashmir. शैतूश या फिर किंग ऑफ वूल किसे कहते हैं? हम रिंग शॉल को कहते हैं। सूफी म्यूजिक जो आया हमारे कश्मीर में, चाहे सूफी म्यूजिक आया हो, चाहे सूफी कल्चर आया हो, चाहे सूफी आर्ट आया हो या कुछ भी आया हो, वो क्या है बच्चे? वो उसका आंसर बन जाता है पार्ट ए, दैट इज 16th सेंचुरी। सूफी म्यूजिक की अगर बात करूं तो सूफी म्यूजिक में जो प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स बचते हैं वो है तबला, संतूर, सितार और कश्मीरी साज। ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि सूफी म्यूजिक आया, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन वो कब आया ये भी पता चल गया 16th सेंचुरी में। लेकिन आप क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि सूफी म्यूजिक में प्रोमिनेंटली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो आपको आना चाहिए दैट इज तबला, संतूर, सितार और कश्मीरी साज। ये 4 प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कश्मीरी जो सूफी म्यूजिक में बजाए जाते हैं। एक बात और बता देता हूँ, तबले को वसूल के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर में, तो कहीं अगर वो वसूल लिख दें तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसका मतलब तबला ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय जीआई टैग्स? हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी? सो फादर ऑफ डोगरी किसे कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में? द आंसर इज रामनाथ शास्त्री, दैट इज ऑप्शन बी। द आंसर वुड बी रामनाथ शास्त्री। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर इसका याद करना है। और कारपेट इंडस्ट्री को किसने इंट्रोड्यूस किया था श्रीनगर में? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री को हमने हमारे सुल्तान दैट इज जियानुल आबिदीन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आ जाओ। रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ लोक देवताज इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट डांस, लोक देवताज या लोकल डाइटीज के लिए जो डांस किया जाता है, 20 से 30 बंदे ये डांस परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर रात को किया जाता है पर सुबह भी कर सकते हैं। और इनके जो ड्रेसेस होते हैं, हमने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन पढ़ा है, इसके जो ड्रेसेस होते हैं वो कथक दैट इज यूपी के डांस ड्रेस से मिलते हैं। फाइन, तो ये कौन सा डांस है? इसको कहते हैं कुद डांस। तो देयरफॉर द आंसर बिकम्स बी, दैट इज कुद डांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड एज। मैंने अपनी कल्चर एंड हेरिटेज वाली वीडियो में बड़े अच्छे से बताया है कि एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी कितने तरह की होती है, और इवन मैंने कोशिश ये भी की थी कि मैं आपको डायग्राम मैंने ऐसे भी बताया था कि ये एम्ब्रॉयडरी ऐसे की जाती है, कोई एम्ब्रॉयडरी क्रॉस फैशन में की जाती है, स्टिचेस कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टिचेस कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, आरी यूज़ की जाती है या हुक यूज़ की जाती है। मैंने सब कुछ अपनी कल्चर और हेरिटेज वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। देयरफॉर द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड एज कसीदा। क्या नाम है इसका? कसीदा। अब आ जाओ, मोरल मशरूम इज लोकली नोन एज। अब ये जो गुच्छी लिखा हुआ है, ये जो है हमारे मोरल मशरूम्स, अभी इनको जीआई टैग भी मिल चुका है। अब मोरल मशरूम्स या फिर गुच्छी है क्या है? ये एक तरह के ऐसे मशरूम्स है जिनका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली हाई है, इसीलिए इनको प्रोमिनेंटली अब हमारे स्टेट से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेंटर में, और इनको क्या मिल चुका है? जीआई टैग। मोर ओवर इसकी खास बात यह है कि इसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है, कल्टीवेशन नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि जो ये डोडा में ज़्यादातर पाया जाता है, इसको डोडा गुच्छी के नाम से भी जानते हैं। सो ये वैसे पुंछ में भी पाया जाता है, उधमपुर के रियासी के आगे पहाड़ों वाले इलाके में भी पाया जाता है। तो आप मान सकते हो कि जंगलों में ये पाया जाता है ज़्यादातर, जो ठंडे इलाके हैं खासकर। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रोमिनेंट जगह तो है नहीं, यहाँ डोडे से ज़्यादा मिल रहा है तो इसको डोडा गुच्छी के नाम से जाना जा रहा है। अब जो डोडा गुच्छी है, इसकी फेमस या इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कल्टिवेशन नहीं की जाती, मतलब इसको उगाया नहीं जाता, ये नेचुरली वहाँ उगता है। ऐसा माना जाता है कि जब बिजली पड़ती है तब ये वाली गुच्छी या डोडा गुच्छी पैदा हो जाती है खुद से। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल है या ऐसा कौन सा बड़ा एक्सीडिंगली हाई प्रोटीन का सोर्स है जो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी कल्टिवेशन नहीं हो रही, डायरेक्टली हार्वेस्टिंग हो रही है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? दैट इज गुच्छी या फिर डोडा गुच्छी। फाइन, तो ये है हमारा मोरल मशरूम, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोडा गुच्छी। Therefore the answer is D, part डोडा गुच्छी। नेक्स्ट इस कारपेंट इंडस्ट्री को कौन लाया? सुल्तान जियानुल आबिदीन लाया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, जनरली पीपल लिविंग इन जम्मू स्पीक विच लैंग्वेज? सो ऑब्वियसली जो जम्मू के लोग हैं ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? वो करते हैं डोगरी में बात। और अगर वही बात मैं करूँ कि कश्मीर के लोग ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी बच्चे? वो हो जाएगी कश्मीरी। कश्मीर लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच? जो कश्मीर की लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती है, कश्मीर की लैंग्वेज। तो आपको पता है
सीनो तिब्बतन लैंग्वेज क्या होती है, इंडो यूरोपियन क्या होती है, दार्दिक क्या होती है। सीनो तिब्बतन तो तिब्बत वाले साइड चलेगी, मतलब लद्दाख वाली लैंग्वेज, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। इंडो यूरोपियन हमारा आंसर हो सकता है, दार्दिक भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन वाली बात ये होगी आपके लिए कि सर दार्दिक कौन सी लैंग्वेज होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो दार्दिक है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। दिस इज इंडो आर्यन लैंग्वेज। अगर इंडो आर्यन लैंग्वेज है, आर्यन अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी आपको आइडिया होगा आर्यन कहाँ आए थे, कहाँ से कहाँ गए थे, तो इसलिए आप अंदाजा लगा पाओगे कि ये दोनों ही इसके आंसर बन जाते हैं। दैट इज इंडो यूरोपियन भी, क्योंकि यूरोप का इन्फ्लुएंस भी इंडिया में रहा है, जम्मू कश्मीर में रहा है, और आर्यंस का इन्फ्लुएंस भी इस एरिया में रहा है। देयरफॉर दैट इज दार्दिक लैंग्वेज। देयरफॉर द आंसर बिकम्स बोथ 2 and 3। द आंसर बिकम्स बोथ 2 and 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीरी लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी की सारी 8th शेड्यूल में रजिस्टर है। कहाँ पे? 8th शेड्यूल में। चाहे कश्मीरी हो, हिंदी हो, डोगरी हो, बोडो, नेपाली हो, संथली हो, मैथिली हो, सारी की सारी, सिंधी हो, सारी की सारी लैंग्वेज कहाँ पे हमारी, ये है हमारी 8th शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कश्मीरी लैंग्वेज हैज मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट was made a compulsory subject in all secondary level schools in the Kashmir Valley। तो इसका ऑलरेडी आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर इसका याद करना कि कश्मीरी लैंग्वेज को कंपल्सरीली सेकेंडरी एजुकेशन में कब इंट्रोड्यूस किया गया। देन द आंसर वुड बी 2008 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2008 में। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट डायलेक्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेजेस। डायलेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा मान लो एरिया जहाँ की एथनिसिटी में या फिर वहाँ के ग्रुप में भी ये वाली लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, तो वो कौन सा एरिया? वो है किश्तवाड़ एरिया। देयरफॉर आंसर बिकम किश्तवाड़। फाइन, दैट इज आंसर नंबर 2। फिर नेक्स्ट आ जाता है, डोगरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। तो डोगरी जो लैंग्वेज है वो है हमारी वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज, मतलब कि जो सब ग्रुप है इंडो आर्यन का वेस्टर्न पहाड़ी वाला, वहां से क्या निकली है? वहां से निकली है हमारी डोगरी लैंग्वेज। तो देयरफॉर द आंसर बिकम्स ऑप्शन 1, दैट इज वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, जब द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली अगर वेस्टर्न था, ईस्टर्न भी होएगा, नॉर्दर्न भी होएगा और सदर्न भी होएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट पंजाबी लैंग्वेज इन इंडिया। ये ऐसे ही एक सटीक सा क्वेश्चन है कि कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है पंजाबी लैंग्वेज लिखने के लिए इंडिया में, तो आंसर है गुरमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोजरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो गोजरी लैंग्वेज है वो ज्यादातर कौन सी प्लेस में जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है? ऑप्शन है गांदरबल, ऑप्शन है बारामूला, ऑप्शन है अनंतनाग। तो गोजरी लैंग्वेज जो गुजर बकरवाल लैंग्वेज यूज करते हैं वो ऑब्वियसली कहीं भी हो सकती है। गुजर बकरवाल पुंछ भी रहते हैं, श्रीनगर भी रहते हैं, कश्मीर भी रहते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में इनके बसेरे होते हैं। तो कोई भी अगर ऑप्शन आ जाए तो मान लो अगर वो पहाड़ी इलाका है तो उसमें ऑब्वियसली वो लैंग्वेज होती होगी, इसीलिए इसका आंसर क्या बनता है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, लद्दाखी लैंग्वेज है, जो लद्दाखी लैंग्वेज है उसकी कौन सी स्क्रिप्ट है? तो उसकी तो तिब्बतन स्क्रिप्ट ही होगी, क्योंकि लद्दाख में ही तिब्बत है, तिब्बत स्क्रिप्ट वहां फॉलो की जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? तिब्बतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू है। अब हम हिंदी को भी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अडॉप्ट करने वाले। नेक्स्ट इज, which language became the regional language of Jammu and Kashmir by the Constitution of Jammu and Kashmir, that is 26th Amendment Act of 1999। अब ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मान लो जिसमें ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है गोजी, दैट इज गोजी लैंग्वेज या गोजरी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 55th क्वेश्चन। कश्मीरी पंडित जो हैं वो कौन सी ज़्यादातर लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जम्मू कश्मीर में? तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। वो कश्मीरी में ही बोलते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल में देखूं तो ज़्यादातर वो लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, नंदलाल कौल जो थे वो किसके लिए फेमस थे? वो एक ड्रामेटिस्ट थे। क्या थे? एक ड्रामेटिस्ट। देयरफॉर वो ड्रामेटिस्ट के लिए फेमस थे, तो आंसर क्या बन गया? पॉइंट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ड्रामेटिस्ट। The important work of Laleshwari
द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जो लालेश्वरी है वो क्या था, वो था लाल बक्स। तो जहां लालेश्वरी आएगा वहां पे आपने क्या ऑप्शन लगाना है, लाल बक्स। नेक्स्ट क्या है, हु इंट्रोड्यूस्ड लॉल लिरिक इनटू कश्मीरी पोइट्री। तो जो कश्मीरी पोइट्री है उसमें लॉल लिरिक किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो इंट्रोड्यूस किया था हमारा हब्बा खातून ने। किसने किया था, हब्बा खातून ने। तो जो लॉल लिरिक है कश्मीरी पोइट्री में वो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हब्बा खातून। ये वही हैं जिनको जून के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ इनमें से जून को किसके नाम से या हब्बा खातून को किसके नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा फिर आपका, दैट इज जून। नेक्स्ट है हमारा हु इज द फाउंडर ऑफ रेशी ऑर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि रेशी ऑर्डर होता क्या है। तो जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ पे मिस्टिकल टीचिंग्स दी जाती हैं उन ऑर्डर्स को कहा जाता है रेशी ऑर्डर। अगर आपको ये बड़ी ही डीप में समझना है कि रेशी ऑर्डर क्या होता है फिर भी, तो आपको भक्ति मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा हमारे मिडिवल इंडिया का, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा रेशी ऑर्डर क्या होता है। मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं तो जो मिस्टिकल टीचिंग्स होती हैं रिलीजियंस में उनको क्या कहा जाता है, रेशी ऑर्डर कहा जाता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, टीचिंग्स होती हैं। और यहीं से आया था हमारा सूफिज्म का कंसेप्ट, दैट इज सूफिज्म ऑफ इंडिया या फिर सूफिज्म इन इंडिया, प्रोमिनेंटली सूफिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर का कंसेप्ट भी कहाँ से आया है, हमारा रेशी ऑर्डर से ही आया है। तो मोटा मोटा स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं और सूफिज्म से इसका पूरा का पूरा लिंक है। ये है हमारे मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट, अगर डीप में पढ़ना चाहो तो। पर इसका क्वेश्चन बन सकता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर और हेरिटेज में, इसीलिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर ऑफ रेशी ऑर्डर। तो इनके जो फाउंडर है, क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ रेशी ऑर्डर के फाउंडर कौन है जम्मू कश्मीर में। सो द आंसर इज नंदरेशल। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, जो नंदरेशल जी थे ये थे हमारे रेशी ऑर्डर के फाउंडर कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोइट ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ऑप्शन है रसूल मीर, जिंदा कोल, परमानंदा और हब्बा खातून। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, पर इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉन कीट्स का मतलब क्या है। तो जॉन कीट्स अंग्रेजों के रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है कि कश्मीर में ऐसा रोमांटिक पोइट कौन था जिसकी इन्होंने तुलना जॉन कीट्स, जो कि रोमांटिक पोइट थे इंग्लैंड के, उनके साथ की है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रोमांटिक पोइट कौन है कश्मीर के, अदर देन आस्किंग दैट इज हु इज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। देयरफॉर द आंसर इज रसूल मीर। तो रसूल मीर है कश्मीर के जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ जुलेखा अ पॉपुलर पोइम वाज द लिटरेरी वर्क ऑफ। तो ये महमूद गमी की एक लिटरेरी वर्क थी, क्या थी, यूसुफ जुलेखा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, द पोएटिक टाइटल गरीब बिलोंग्स टू विच कश्मीरी पोइट। तो बताओ जिंदा कौल, परमानंदा, रसूल मीर या फिर गुलाम अहमद महजूर में से कौन से ऐसे कश्मीर के पोइट थे जिन्हें गरीब कहा जाता था। गरीब कहा जाता था, गरीब का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब थे, ये एक एडजेक्टिव है गरीब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब थे। फाइन, तो इसका आंसर है परमानंदा। इसका आंसर क्या बन जाता है, परमानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द टाइटल शेर कश्मीर, शायर कश्मीर। तो शायर कश्मीर का टाइटल किन्हें मिला था, वो टाइटल मिला था गुलाम अहमद महजूर को। किसे मिला था, गुलाम अहमद महजूर। देयरफॉर द ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर। द जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो हमारी आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के लिए कश्मीर अकेडमी थी हमारी, पर्टिकुलरली हमारे आर्ट के लिए, कल्चर के लिए जो अकेडमी बनाई गई, वो कौन से साल में शुरू की गई, एस्टैब्लिश की गई, दैट इज 1958 में। कब की गई, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेंटिंग स्टाइल्स है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा पेंटिंग स्टाइल है, वो है हमारा पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल। कौन सा पेंटिंग स्टाइल है, पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल। देयरफॉर
पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अंडर द पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, आंसर बिकम्स ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारे पास द पेंटिंग ऑफ रसमंजारी वाज पेंटेड बाय ऑप्शन नंबर ए राजा कृपाल पाल, देन देवी दासा, देन सुल्तान जियालुल आबिदीन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, 2 बार आ गया, चलो रिवाइज हो गया। तो जो पेंटिंग है रसमंजारी की वो किसने पेंट की थी, वो की थी देवी दासा ने पेंट। ओके, बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग एमर्ज्ड ड्यूरिंग, तो जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये कब आई थी, बशोली हो जसरोटा हो, ये सब कहानियाँ कठुआ से जुड़ती हैं, ठीक है। उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर्स के भी नाम याद होने चाहिए क्योंकि उनका बड़ा ज़्यादा योगदान रहा है इन पेंटिंग्स में, चाहे जसरोटा पेंटिंग्स हो चाहे बशोली पेंटिंग्स हो। याद रखिए ये कठुए के आसपास वाली एरिया का काम है, तो हमारा आंसर भी वैसे ही निकलेगा। यहाँ तो वैसे आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 17th एंड 18th सेंचुरी में पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस आया था। मैं आपको बताता हूँ, जो मिडिवल टाइम पे जहांगीर थे वो जो थे वो खुद भी एक पेंटर थे और पेंटिंग्स को बड़ा ही इन्फ्लुएंस किया गया था उनके थ्रू, और उसी टाइम पे पेंटिंग्स फ्लरिश हुई थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वैसे जब शाहजहां थे उनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ था जम्मू कश्मीर में, या फिर इंडिया में, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सारे आंसर्स आपके मिडिवल हिस्ट्री से निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बनता है 17th एंड 18th सेंचुरी। नेक्स्ट आ गया जसरोटा, जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो मैंने आपको बताया जसरोटा हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कहाँ पे है, कठुआ वाले एरिया में। तो ये कह रही हैं कि जो जसरोता स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये किससे रिजेंबल करती है, तो ऑब्वियसली वो कठुआ, दैट इज उसके आगे पंजाब और हिमाचल उसके साथ लगता है, तो वो या तो पंजाब या तो हिमाचल के साथ अपना रिजेंबलेंस दिखाएगी, इसीलिए आंसर क्या बन गया, कांगड़ा विच इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसके साथ उसकी क्या है, रिजेंबलेंस। देयरफॉर ऑप्शन बी कांगड़ा बिकम्स द आंसर। फाइन। जसरोटा प्लेस लाइज विच ऑन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं ऑलरेडी बता ही रहा था आपको कि कठुए की सारी स्टोरी है ये, देयरफॉर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास नीम कलम, क्या है, नीम कलम एक पर्शियन टेक्निक है। तो आपको पूछेंगे नीम कलम कौन सी टेक्निक है, कहाँ की टेक्निक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज ये एक पर्शियन टेक्निक है। फाइन, चलते हैं आगे। नैनसुख वाज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो आंसर है जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है, वो है हमारे नैनसुख। सो अगर क्वेश्चन आता है कि नैनसुख फेमस आर्टिस्ट जो हैं ये कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स से पेंटिंग्स किया करते थे, इनका क्या स्टाइल था, तो वो था जसरोटा स्टाइल। नेक्स्ट इज केल गोट, अगेन केल गोट हुए या फिर पश्मीना शॉल हुए या फिर कैपरा हिरकस हो, आंसर ये तीनों ही हमेशा आएंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज, सो पश्मीना शॉल भी इंपॉर्टेंट है, जामावर, रिंग शॉल, तो सारे ही शॉल क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है। सोजनी शॉल भी इंपॉर्टेंट है, तिल्ला वाले शॉल्स भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही पूछा है, जीआई टैग की तो बात की नहीं। जीआई टैग की अगर बात की होती तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन से 7-8 मेजर प्रोमिनेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेट है, जिसमें से हमारे पास वॉलनट वुड क्राफ्ट है, जिसमें हमारे पास खत्म बंद है, जिसमें हमारे पास हैंड निटेड कारपेंट्स हैं, जिसपे हमारे पास सोजनी शॉल्स हैं, जिसपे हमारे पास पश्मीना शॉल्स हैं, जिसमें हमारे पास रिंग शॉल्स हैं, या फिर जिसमें हमारे पास वॉलनट वुड क्राफ्ट है। ये सारे 7-8-9 हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो अगर जीआई टैग का क्वेश्चन बनता है तो हमें फिर याद रखना है कि ये कौन कौन से हैं, लेकिन अगर आपको बस ये पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं तो सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आता है चेन स्टिच वर्क इज डन बाय, अगर आपने या किसी ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी, जो मैंने कल्चर हेरिटेज की वीडियो पढ़ाई है वहाँ पे मैंने कल्चर में बताया है अपना कि जो चेन स्टिच जो वर्क है वो कैसे किया जाता है, तो उसमें आरी भी यूज की जाती है और हुक भी यूज की जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर बनता है आरी और हुक दोनों ही यूज की जाती हैं। देयरफॉर द आंसर बिकम्स बोथ 1 and 2। The threads of which shawl are dyed before weaving, तो जामावर शॉल्स हैं या जामावर शॉल्स हैं जिनके थ्रेड्स को डाई किया जाता है सीने से पहले, दैट इज वीव करने से पहले किसको डाई किया जाता है, वो है हमारे जामावर शॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी एम्ब्रॉयडरी है जम्मू कश्मीर की, तो देखिए कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, दैट इज अगेन अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पूछा है तो इंपॉर्टेंट तो सारी ही है, इसीलिए आंसर क्या बनता है, फुलकारी भी हो सकती है, सोजनी भी हो सकती है,
कशी करी भी हो सकती है, सारी की सारी क्या बन जाती है हमारी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ज़लकदोज़ी क्या है? ज़लकदोज़ी भी मैंने अपने लेक्चर में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, ये एक एम्ब्रॉयडरी का टाइप है, कैसे की जाती है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ज़लकदोज़ी क्या बन जाएगी एम्ब्रॉयडरी में। यहाँ पे छोटी छोटी ये सारी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आज हम उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आधे क्वेश्चन तो मैंने वहीं पे बता दिए थे, वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन तो मेरी वीडियो से ही बन जाते हैं, और जो बचे हुए 90 क्वेश्चन हैं वो आज आपके सामने ले आया हूँ। इससे ये तो पता चल जाए कि 90 प्लस अगर 40-50 कर लो, 150 के पास भी अगर आप ले जाओ, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल से एमसीक्यूज बन ही नहीं सकते इन चैप्टर्स के। तो जिसने ये पढ़ लिया मतलब ही इज़ डन विद दोज फॉलोइंग चैप्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड विच ऑन द बेसिस ऑफ विच आई हैव ऑल्सो टॉट द एमसीक्यूज। तो ये चैप्टर तो बिल्कुल ही आपके खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। अब मैंने अभी आपके साथ आज के लेक्चर में भी बातों में आपको बताया था कि कोई कोई शॉल्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल जिनको लग जाते हैं बनने में। ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे सोजनी शॉल्स, और बड़े ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, बड़ी माइन्यूट काम किया जाता है, माइन्यूट वर्क किया जाता है इनमें। तो इसलिए आंसर क्या बन गया हमारा ए पार्ट, दैट इज सोजनी। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इज द मोस्ट डेलिकेट। अब जो डेलिकेट कौन सी होगी? डेलिकेट वही होगी जिसमें बड़ा बारीक काम किया होगा, तभी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो ये क्वेश्चन भी किसका है? सोजनी शॉल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बारीक काम करना होता है शॉल में, हाथ से काम करना होता है, इसलिए उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो बड़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। दैट इज़ इसका मतलब विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इज द मोस्ट डेलिकेट वर्क भी किसका होएगा? वो भी किसका है? सोजनी का ही है। तो आंसर बिकम सोजनी शॉल्स या सोजनी एम्ब्रॉयडरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज आपको पता ही है, जियानुल आबिदीन लेके आए थे कारपेट इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में, और आज हमारे हैंड निटेड कारपेट्स या हैंडमेड कारपेट्स जो हैं जीआई टैग भी उन्हें मिल चुका है। चलते हैं आगे। जो कैलिको प्रिंटिंग है, कैलिको प्रिंटिंग पूछ रहे हैं कि कहाँ की जाती है जम्मू कश्मीर में, प्रोमिनेंटली जम्मू में या कश्मीर में। तो ये दोनों ही जगह की जाती है, देयरफॉर जम्मू एज वेल एज कश्मीर दोनों जगह पे की क्या की जाती है? हमारी कैलिको प्रिंटिंग की जाती है। अब खब्दन पाइल जो कारपेट है, वेरी फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये क्या है? ये जो कारपेट है खब्दन पाइल, ये है हमारे लद्दाख रीजन का एक फेमस कारपेट। तो इसका आंसर इसलिए क्या बनता है? लद्दाख। तो खब्दन पाइल जब भी आएगा आपका आंसर क्या बन जाएगा? लद्दाख। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, खब्दन पाइल कारपेट का ओरिजिन कहाँ से आया? अब देखो लद्दाख तो ऑप्शन में ही नहीं है, बांग्लादेश है, चाइना है और तिब्बत है। ऑब्वियसली लद्दाख के साथ तिब्बत है, तो हमारा ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज तिब्बत। तो खब्दन पाइल कारपेट की अगर वो बात करेंगे तो उसका ओरिजिन कहीं तिब्बत में है और वो मोस्ट प्रोमिनेंटली लद्दाख में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट आ जाओ, अ टाइप ऑफ रग विच इज मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वूल्स वूलन ब्लैंकेट्स इज नोन एज। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि 2 तरह से बेसिक शॉल्स हमारे बनाए जाते हैं श्रीनगर में। एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, ओल्ड यूज्ड शॉल्स को या कारपेट्स को रीयूज करूं। जैसे यहाँ बताया है रिसाइकलिंग ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स। तो जो ओल्ड वूलन, जो उनकी पुरानी ब्लैंकेट्स हैं, उनके पुराने कंबल हैं जो खराब हो चुके हैं या अनसर्विसेबल हो चुके हैं, उन्हें मैं रीसाइकल या रीयूज करके जब नए कंबलों में कन्वर्ट करूंगा तो उस तरीके को बोलते हैं हम, दैट इज गब्बा 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 ब्लैंकेट। और अगर मैं एक ब्लैंकेट पे चाहता हूं कि कोई डिजाइन बने और उस डिजाइन को मैं बाय द एक्शन ऑफ हीट, मॉइस्चर एंड प्रेशर से बनाऊं। मान लो ये कोई कारपेट है, मान लो ये कोई कारपेट है प्लेन सा, ठीक है, ये कोई प्लेन कारपेट है, प्लेन कंबल है। मान लो इस कंबल के ऊपर मैंने कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है, मान लो मैंने कोई अच्छा सा डिजाइन बनाना है इसमें फूलों वाला। तो अगर मैं उन फूलों वाले डिजाइन को, उस फूलों वाले डिजाइन के थ्रेड को इसके ऊपर रखूं और अंडर हीट एंड प्रेशर, मतलब उसको प्रेशर, मॉइस्चर और हीट से जोर से किसी मशीन के अंदर दबा दूं, तो वो उसके साथ ही चिपक जाएगा। इस तरह से जो इस तरह से जो कारपेट्स या इस तरह से जो कंबल या ब्लैंकेट बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नमदा। यही डिफरेंस था हमारा नामदा और गब्बा में। अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो
या इनकी फोटोज या वीडियोज या कैसे इनको कंप्रेस करके यूज करके चिपकाया जाता है, या फिर कौन कौन सी वो फोटोज हैं जिससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, आप जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने कल्चर और हेरिटेज वाले लेक्चर में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप याद रखो कि अगर ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स की बात करें तो मुझे आंसर क्या देना है, या मेरा आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गब्बा। और वहीं पे अगर मुझे वो पूछ ले कि मैंने प्रेशर, हीट और मॉइस्चर को यूज करके अगर किसी कंबल को तैयार किया है तो वो उस टाइम मेरा आंसर क्या मुझे देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा मुझे नामदा। तो यहाँ पे ओल्ड वूलन पूछा था तो मेरा आंसर क्या बन गया, डायरेक्टली गब्बा। अब आ जाओ कल बफी क्या है। कल बफी एक नॉटेड कारपेट है, दैट इज कारपेट है जिसे नॉट करके कोई डिजाइन बनाया गया है उस पर, उसे हम कहते हैं कल बफी। वैसे ही सुगदुल क्या है, यहाँ टी साइलेंट है, सो सुगदुल क्या है, सुगदुल इज ए टाइप ऑफ, वो भी क्या है, एक ब्लैंकेट का ही टाइप है। सो कल बफी एक नॉटेड कारपेट है, जबकि कल बफी इज ए टाइप ऑफ नॉटेड कारपेट, जबकि सुगदुल क्या है, ब्लैंकेट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ के लोकल नामों की वजह से ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू वालों के ये लोकल नाम नहीं है, ठीक है। और भी जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो कश्मीर से दूर हैं, उनके ये लोकल नाम नहीं है। पर आपको ये एक बार मेरे से सुन के पता चल जाना चाहिए कि लोकली हम कल बफी किसको बोलते हैं, नॉटेड कारपेट्स को बोलते हैं, और सुगदुल किसे बोलते हैं, ब्लैंकेट को बोलते हैं। सो दैट कल को अगर क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ मार्क्स कोई खराब ना हो, नंबर खराब ना हो, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एट विच प्लेस एम्पोरियम्स हैविंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ नामदाज आर लोकेटेड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी है और आसान सा क्वेश्चन भी है कि बताओ ज़्यादातर जो नामदा वाले जो कारपेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो हीट, मॉइस्चर और प्रेशर के एक्शन से बनाए जा रहे हैं, वो कहाँ पे हैं ज़्यादातर, तो वो कहाँ यूज़ होंगे, ज़्यादातर श्रीनगर में यूज़ होंगे, क्योंकि श्रीनगर में ज़्यादा ठंड पड़ती है और वो बनते भी वहीं पे हैं। विच प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपको पूछ लें कि कॉपर वेसल्स जो जम्मू कश्मीर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक पूरी कॉपर वेसल, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर वेसल है, उसको बाई पार्ट्स एक्सप्लेन किया अपनी पुरानी वीडियो में, हेरिटेज एंड कल्चर वाली, आप देख सकते हो। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। तो ऐसी कौन सी प्लेस है जो फेमस है कॉपर वेसल्स के लिए, आंसर क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज फतेह कदल, ठीक है। ये एक जगह है कश्मीर में। पेपर माशे क्राफ्ट जो है वो भी कौन लेके आया था कश्मीर वैली में, वो भी लेके आए थे बोधशाह या फिर एट सुल्तान या फिर जियान उल आबिदीन। तो हमने देखा लगभग जितनी भी चीज़ें आर्ट और कल्चर की, आर्ट कल्चर म्यूज़िक की इंट्रोड्यूस जो हुई हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, उन सब में किसका नाम आ रहा है, हमारे एट सुल्तान दैट इज बोधशाह और जियानुल आबिदीन का, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा नेक्स्ट आ गया सोंदूस क्या चीज़ है। तो सोंदूस क्या है, एक वेडिंग ऑर्नामेंट है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि सोंदूस क्या है और ऐसे ऑप्शंस दे दें, क्या वो कोई वुड वर्क है, क्या वो कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है, या क्या वो कोई वेडिंग ऑर्नामेंट, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा कि वो क्या है, वो एक वेडिंग ऑर्नामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, दैट इज विच प्लेस इज फेमस फॉर इट्स प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस ज्वेलरी ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिजाइन। तो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ की या तो प्रीशियस या तो सेमी प्रीशियस ज्वेलरी बड़ी ही फेमस है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइंस दोनों उसमें पाए जाते हैं। तो ये ज्वेलरी है हमारी श्रीनगर की ज्वेलरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि विकर वर्क इज ए टाइप ऑफ। तो जो विकर है, विकर एक्चुअली है क्या, एक मतलब मान लो लकड़ी का सिल्का होता है, वही विकर लकड़ी का सिल्का वही है जिससे कांगड़ी बन रही है, वही विकर या फिर लकड़ी का सिल्का है जिससे बिन्ना करके एक ट्रे या एक टिफिन या फिर कुछ ऐसी आइटम्स बनाई जाती हैं, स्पेशली किश्तवाड़ में बिन्ना, याद करिए मैंने आपको अपनी वीडियो में सिखाया था। वही विकर है जिससे हम अपने बड़े बड़े बास्केट्स भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विकर है क्या एक्चुअली, तो हमें पता है वो एक वुड वर्क है, वो लकड़ी का ही सिल्का है, इसलिए वो क्या है, एक वुड वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केन एंड बैम्बू आर यूज्ड इन जम्मू कश्मीर फॉर। देखो केन हो या बैम्बू हो, ऑब्वियसली वो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के काम भी आएगा, वो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स के काम भी आएगा। जो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डेकोरेटिव भी हो सकते हैं, जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यूटिलिटी भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बनता है बोथ 1 and 2, ठीक। फिर
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वॉलनट वुड क्राफ्ट है कश्मीर में, जो कश्मीर में वॉलनट वुड क्राफ्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? एक ऑप्शन है शेख हमदा मखदूम, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जियानुल आबिदीन, तीसरा है अकबर, चौथा है राजा कृपाल पाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे लगभग 7-8 हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो क्या है, जो हमारे जीआई टैग में एनलिस्ट हो चुके हैं। उनमें से एक वॉलनट वुड क्राफ्ट भी है। तो इसीलिए जैसे वॉलनट वुड क्राफ्ट हो या आपके पेपर माशे हो या फिर आपका शॉल्स हो, वैरायटी ऑफ शॉल्स, या फिर ख़त्म बंद हो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी जीआई टैग में जो आपको रटनी ही, याद करनी ही पड़ेंगी। उनमें से एक ये भी है वॉलनट वुड क्राफ्ट। तो पहले तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या ये जीआई टैग में आता है, तो आपने आंसर बोलना है हाँ ये जीआई टैग के अंदर एनलिस्ट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि बताओ कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेख हमदा मखदूम। शेख हमजा मखदूम जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था किसमें? श्रीनगर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग 94 क्वेश्चंस डायरेक्टली पढ़ लिए, 94 एमसीक्यूज, और एक के बीच में 2 या 3 एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं मैंने वो भी बताया। और इसके अलावा हमने कई क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इससे पुरानी अपनी कल्चरल हेरिटेज वाली वीडियो में। जो वो वीडियो जिसने देखी होगी उसे पता है कि कई क्वेश्चंस तो मैंने वहीं पे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिए कि ये पूछा जाएगा तो ये आंसर होएगा, ये पूछा जाएगा तो ये आंसर होएगा। तो लगभग आप मान के चलो कि हमने 150 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिए हैं कल्चर और हेरिटेज के। तो मैं अच्छा है कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप इन्हें प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, एक बार इसे रिवाइज करो, और देन यू आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब भी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, मैं आपके लिए फिर अब जो जितने भी मेरे लेक्चर्स जेके जीके सीरीज़ के मैंने कंप्लीट करवाए हैं और उनके पैरेलल एमसीक्यूज़ मैंने नहीं करवाए हैं, अब नेक्स्ट में वो एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।